ओके, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। फाइन। सो डाइवर्जेंस मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम प्रॉब्लम। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नाउ द क्वेश्चन इज, वेक्टर A is given to you and you need to calculate the divergence. ठीक है, डाइवर्जेंस इज इट मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट डेल डॉट वेक्टर ए। ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है। पहले मेरा क्वेश्चन ये कि कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर ए दे रखा है आपको, अगर आप इसको देखो। सिलेंड्रिकल, नहीं क्या, स्फेरिकल। स्फेरिकल। सभी को क्लियर है? यस सर। फाइन। सो इट इज गिवन इन स्फेरिकल। क्यों? क्योंकि आप देखो आर थीटा फाई, वैसे भी जब दो वेक्टर एंगुलर फॉर्म के होंगे तो वो आपका स्फेरिकल होगा। देखो तीन हमारे पास यूनिट वेक्टर है, पहला यूनिट वेक्टर ए आर, दूसरा यूनिट वेक्टर ए थीटा, तीसरा यूनिट वेक्टर ए फाई। ऐसा नहीं है कि आर थीटा फाई की वजह से हम उसको स्फेरिकल बोल रहे हैं, नो। आप चाहो तो सिलेंड्रिकल के केस में रो फाई जेड लिखो या आर फाई जेड लिखो और एक्स फाई जेड कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? अगर हमारे पास तीन यूनिट वेक्टर है, अगर उनमें से कोई दो यूनिट वेक्टर एंगल के करस्पॉन्डिंग है तो स्फेरिकल होगा, तीन में से केवल एक एंगल के करस्पॉन्डिंग है तो वो सिलेंड्रिकल हो जाएगा, और तीनों ही लीनियर है, एंगुलर नहीं है, तो इसका मतलब वो कार्टेशियन होगा। तो यहाँ देखेंगे अगर आप, तो आउट ऑफ थ्री दो हमारे कैसे हैं, एंगुलर है। और वैसे भी यहाँ अगर आप वेरिएबल देखेंगे तो दो एंगल मिल रहे हैं, एक थीटा और एक फाई। इसका मतलब दिस इज द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर डाइवर्जेंस। लेट मी राइट इट। क्या था हमारा? 1/h1 h2 h3 डेल अपॉन डेल u ऑफ h2 h3 au, ठीक है, प्लस डेल अपॉन डेल v ऑफ h3 h1 av प्लस डेल अपॉन डेल w ऑफ h1 h2 aw। एम आई राइट? यस सर। ठीक है, ओके। देखो हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, डेल ऑपरेटर जो है ना हमारा, डेल ऑपरेटर इटसेल्फ, ओके, डेल ऑपरेटर जो हमारा होता है वो एक वेक्टर ऑपरेटर होता है। तो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो स्केलर मिलेगा आपको। तो यहाँ अगर राइट हैंड साइड देखो तो कहीं पर भी वेक्टर नहीं, सारे स्केलर हैं। सो लेट अस ट्राई टू राइट। हमने आपको जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम यू वी डब्ल्यू बताया था। यहाँ पर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरा स्फेरिकल है, इसका मतलब आर थीटा पाई है। एंड टेबल से अगर आप देखोगे तो h1 की वैल्यू क्या थी? 1। h2 की वैल्यू r, h3 की वैल्यू r sin थीटा थी। इज इट करेक्ट? क्लियर है सभी को? यस सर। अच्छा, एक चीज हम पूछना चाहते हैं बेटा, au की वैल्यू, इस वेक्टर a को अगर हम लिखें au यूनिट वेक्टर, मतलब नॉट au, अगर हम au लिखें तो au क्या होगा? au इज नथिंग बट ar एंड विच इज नथिंग बट, कैन आई राइट 1/r² cos थीटा? यस सर। इसको हम ऐसे, इस वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वेक्टर a इज इक्वल टू ar यूनिट वेक्टर ar प्लस a थीटा यूनिट वेक्टर a थीटा प्लस a फाई यूनिट वेक्टर a फाई। अगर हम इसे और इसे कंपेयर करें तो AR की वैल्यू क्या है? दिस वन, कैन आई से? यस सर। और A थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा? कैन आई से? A थीटा इज नथिंग बट R sin थीटा cos फाई। क्लियर है सभी को? यस सर। यस तो सर। इसका इट मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं, अच्छा, जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम में AU मतलब AR है, AB A थीटा है और AW A फाई है। क्योंकि हमने अब जैसे ये R थीटा फाई है, सिलेंड्रिकल के लिए रो फाई जेड होगा, कार्टेशियन के लिए एक्स वाई जेड होगा, तो एक जनरलाइज फार्मूला लिखने के लिए हमने जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम यू वी डब्ल्यू मान लिया था। जब वो स्फेरिकल होगा तो U की जगह आप R लिखोगे, V की जगह थीटा लिखोगे, W की जगह फाई। जब वो सिलेंड्रिकल होगा तो U की जगह रो, V की जगह फाई और W की जगह Z। अगर कार्टेशियन होगा तो U की जगह X, V की जगह Y एंड W की जगह Z। तो इसका मतलब AU AR होगा और वो
आपका होगा 1/r² cos थीटा। इन द सेम वे AB इज इक्वल टू a थीटा इज इक्वल टू r sin थीटा cos phi and AW is equal to a phi which is nothing but cos theta। क्लियर है सभी को? यस सर। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? No, sir. फाइन। तो हम क्या करते हैं बेटा, फॉर्मूले में पुट करते हैं। ओके, सो लेट अस ट्राई टू राइट द डाइवर्जेंस। डेल डॉट वेक्टर ए इज नथिंग बट 1/h1 h2 h3। तो h1 की वैल्यू है 1 इंटू h2 की वैल्यू है r इंटू h3 की वैल्यू है r साइन थीटा। क्लियर सभी को? नाउ डेल अपॉन डेल यू की जगह हम लिखेंगे डेल आर, यू की जगह हम लिखेंगे आर, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो स्फेरिकल है। तो जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम यू वी डब्ल्यू क्या है, यहाँ पर स्फेरिकल है। तो यू की जगह आर, वी की जगह थीटा और डब्ल्यू की जगह फाई लिखेंगे। सो डेल अपॉन डेल यू हो जाएगा डेल अपॉन डेल आर h2 h3 au। h2 h3, h2 की वैल्यू है r, h3 की वैल्यू है r साइन थीटा इंटू au, au की वैल्यू है 1/r² cos थीटा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? नो सर। सभी को क्लियर हुआ ये चीज बेटा? Yes, sir. फाइन। अब नेक्स्ट आप लोग बताइए क्या होगा। डेल अपॉन डेल वी की जगह क्या लिखना चाहिए हमें? डेल अपॉन डेल थीटा। डेल थीटा h3 आर साइन h1 थीटा। या h3 h1। तो h3 की वैल्यू है r साइन थीटा, आर साइन h1 थीटा की cos वैल्यू है phi। 1 इंटू, अब आपका आएगा ए वी की वैल्यू क्या है? r आर साइन साइन थीटा थीटा cos phi। cos phi। नेक्स्ट हमें क्या लिखना होगा? प्लस डेल अपॉन डेल डब्ल्यू की जगह हमें क्या लिखना चाहिए? फाई h1 इंटू h2 मतलब r हो जाएगा। ठीक है, AW की वैल्यू क्या है यहाँ पर? cos थीटा। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? सभी को क्लियर हुआ ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ बेटा, पहले तो ये r² इससे कैंसिल होगा, सही है? यस सर। ओके, नाउ एक बात बताओ, ये जो अंदर ये टर्म है ये r और थीटा का फंक्शन है। यस सर। तो फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे क्या 0 आना चाहिए? 0। एक चीज ध्यान रखना, आर थीटा फाई आपको पता होगा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड, ऐसा तो नहीं होता ना कि एक्स वाई जेड का फंक्शन हो। एक्स वाई जेड तीनों इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इज इट? यही पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर। तो सेम वे में जब हम सिलेंड्रिकल में बात करेंगे तो रो फाई जेड भी इंडिपेंडेंट होंगे। इसी तरह से स्फेरिकल में आर थीटा फाई भी इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि आर या थीटा फाई का फंक्शन हो सकता है, नो, तीनों इंडिपेंडेंट है। तो जब इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब आर कॉस थीटा को अगर मैं फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर शुड बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स दिस क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू 0। नाउ लेट अस फोकस ऑन द फर्स्ट टर्म। इस टर्म को देखते हैं। जब r² कैंसिल हो गया तो इफेक्टिवली ये चीज जो बनकर आ रही है ब्रैकेट के अंदर, इट इज नथिंग बट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही होगा जो बच रहा है अंदर ब्रैकेट में। यस सर। तो एक बात बताओ बेटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो रिजल्ट 0 आना चाहिए। Yes, sir. अच्छा, इसका मतलब ये भी 0 हो गया। तो बचता क्या है हमारे पास? यही एक टर्म बचता है जिसको हम सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख रहे हैं, इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल थीटा, दिस इज r² साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई। यही तो हो रहा है। सर ये बाहर 1 अपॉन
H1 या H2 H3 है वो भी तो ये भी बाहर मल्टीप्लाई आएगा होता है। आएगा आएगा या थैंक यू। दिस इज आर स्क्वायर साइन थीटा, इज इट? यस सर। तो अब एक चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं इस फंक्शन को, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2 साइन थीटा, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, और ये फिर कॉस फाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। यही होगा बेटा? बिल्कुल सर। ओके, सो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट शुड बी द एंड रिजल्ट? 2 cos थीटा cos फाई। 2 cos theta cos phi, so that is the divergence of vector A. Okay, so इसका मतलब अगर हम इसको देखें, so this r square will get cancel out, sin theta will get cancel out, and ultimately the end result is what I can say, del dot vector A is equal to 2 cos theta cos phi, ये आपका डाइवर्जेंस होगा गिवन वेक्टर का। सिंपल था। यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? No sir. Fine. Before going in, before jumping to the curve, let us talk one more simple topic, which is gradient. Actually ये नॉर्मली डायरेक्टली आपके उसमें दिया नहीं है, लेकिन यूज होगा, इसलिए ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करेंगे इसमें हम। लेट अस डिफाइन व्हाट इज द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट से आपको क्या मतलब निकल कर आता है? कहीं स्लोप आता है समझ में? स्लोप। यस सर। तो ग्रेडियंट क्या होता है ना, ग्रेडियंट देता है किसी क्वांटिटी का स्पेस रेट ऑफ चेंज। स्पेस रेट ऑफ चेंज कहने का मतलब ना, स्पेस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में फंक्शन कैसे वेरी कर रही है, दैट इज नथिंग बट द ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट की ब्यूटी क्या है? ग्रेडियंट ये भी बताता है कि जो क्वांटिटी है वो स्पेस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है और किस डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज हो रहा है। इट विल नॉट ओनली गिव द डायरेक्शन ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, ये खाली रेट ऑफ चेंज नहीं देता, ये डायरेक्शन भी बताता है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज का। तो एक बात बताओ, अगर ये स्केलर के साथ साथ डायरेक्शन भी दे रहा है तो कैन आई से इट शुड बी वेक्टर? यस सर। Fine. So before going to gradient, let us talk del operator. इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स अ वेक्टर ऑपरेटर, इसे हम नेबला भी कहते हैं। ओके, इट्स अ वेक्टर ऑपरेटर, याद रखना वेक्टर ऑपरेटर है। ओके, सो let us try to write del. Del is 1 upon h1 del upon del u unit vector au plus 1 upon h2 del upon del v unit vector av plus, ऐसे लिखे ज़्यादा अच्छा है, plus 1 upon h3 del upon del w unit vector aw. This is my del operator. सर जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं मतलब सेम ही है, बस ट्रांसपोज कर दिया गया है, एक इंटरचेंज कर दिया गया है उस फॉर्म में। या सो अब इसमें हम देखते हैं कि ग्रेडियंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर किसी फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालना है तो आप क्या करते हो? अगर कोई फंक्शन एफ है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालना है तो आप क्या करोगे? डेरिवेटिव लेते हो, df by dx, ये करते हो। ओके, अगर आप डेल ऑपरेटर को ध्यान से देखो तो ये क्या है? पहला टर्म क्या बता रहा है?
यूनिट मतलब u एक्सिस के अलोंग विथ रिस्पेक्ट टू u कोऑर्डिनेट रेट ऑफ चेंज, इज इट यस करेक्ट? सर। सेकेंड टर्म क्या बताता है? v एक्सिस के अलोंग विथ रिस्पेक्ट टू v कोऑर्डिनेट रेट ऑफ चेंज। थर्ड बताता है w एक्सिस के अलोंग विथ रिस्पेक्ट टू w कोऑर्डिनेट रेट ऑफ चेंज। ओके, तीनों को ऐड क्यों किया गया? मैंने पहले भी बताया था कि ये तीन इंडिपेंडेंट म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हैं। UVW अगर हम कार्टेशियन की बात करेंगे तो XYZ, अगर हम इस सिलेंड्रिकल की बात करते हैं इट्स रो फाई जेड, स्फेरिकल की बात करते हैं तो r थीटा फाई। तो एक्चुअल में ये तीन कोऑर्डिनेट क्या है? थ्री इंडिपेंडेंट एक्सिस के अलोंग वेरिएबल हैं। तो अगर स्पेस में कोई चीज x कोऑर्डिनेट के अलोंग वेरी कर रही है और y कोऑर्डिनेट के अलोंग वेरी कर रही है और z कोऑर्डिनेट के अलोंग वेरी कर रही है, तो हमें क्यूमुलेटिव वेरिएशन देखना है। तो हम कैसे देखेंगे? हम तीनों डायरेक्शन में जो वेरिएशन आ रहा है उनका वेक्टर सम ले ले तो हो जाएगा। स्केलर सम नहीं ले सकते क्योंकि जो x एक्सिस के अलोंग वेरिएशन है वो y एक्सिस के अलोंग वेरिएशन से इंडिपेंडेंट है, और जो y एक्सिस के अलोंग वेरिएशन है वो z एक्सिस के अलोंग वेरिएशन से इंडिपेंडेंट है, कोई कोरिलेशन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप सिंपल स्केलर एडिशन लेते हो तो क्या होगा? दोनों इफेक्ट सीधे सीधे एक साथ ऐड हो जाएंगे एंड इट विल गिव सम अदर वेरिएशन। लेकिन अगर हम वेक्टर एडिशन करते हैं तो जाहिर सी बात है इस वेक्टर एडिशन में u एक्सिस के अलोंग जो वेरिएशन है वो v एक्सिस के अलोंग वेरिएशन को फर्दर डिस्टर्ब नहीं कर रहा है एक्सप्रेशन में। इसी तरह से v एक्सिस के अलोंग जो वेरिएशन है वो नाइदर u नॉट w एक्सिस के अलोंग वेरिएशन को पर्टर कर रहा है। समझ में आया? यस सर। देखो मैं मेरे कहने का मतलब है तो रफ सेंस में बताता हूँ। 2 और 3 है, x एक्सिस के अलोंग रेट ऑफ चेंज 2 है, y एक्सिस के अलोंग रेट ऑफ चेंज 3 है। तो अगर मैं क्यूमुलेटिव पूछूं तो आप लिखोगे 2 i कैप प्लस 3 j कैप, हो सकता है आप लोग i j के पढ़े हो, या 2 यूनिट वेक्टर ax प्लस 3 यूनिट वेक्टर ay। ये अगर किसी को बोलोगे कि ये रेट ऑफ चेंज है तो क्विकली कर देगा ओके एक्स एक्सिस के लॉन्ग 2 से चेंज हो रहा है, ये रेट ऑफ चेंज है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग 3 रेट ऑफ चेंज है। लेकिन गलती से अगर आपने स्केलर दे दिया 2 + 3 = 5, तो 5 क्या हो सकता है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग 4 हो, वाई एक्सिस के लॉन्ग 1 हो, एक्स एक्सिस के लॉन्ग 1 हो, वाई एक्सिस के लॉन्ग 4 हो, दोनों के लॉन्ग कितने हो आपके 2 3 3 2, ऐसे वेरियस कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो यहाँ से तो रिजल्ट क्लियर नहीं निकलेगा ना कि किस एक्सिस के लॉन्ग कितना रेट ऑफ चेंज है। दैट इज व्हाई वी आर डीलिंग विद दिस डेल ऑपरेटर। अब रादर देन 2 + 3 विच इज 5 मीनिंगलेस, लेकिन हम बोले 2 यूनिट वेक्टर ax प्लस 3 यूनिट वेक्टर ay, और मैं इतना इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इट्स सिग्निफाइंग द रेट ऑफ चेंज अलोंग रिस्पेक्ट टू एक्सिस, तो आप क्विकली बोल दोगे ओके अलोंग द x एक्सिस द रेट ऑफ चेंज इज 2, अलोंग द y एक्सिस द रेट ऑफ चेंज इज 3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सभी को क्लियर हुआ ये चीज? क्यों वेक्टर लिखना जरूरी है? अगर ये है, अब मेरा एक क्वेश्चन बताओ, अगर कोई वेक्टर a है उसे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो मतलब मान लो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, यूनिट वेक्टर है 2x कैप प्लस 3y कैप, यूनिट वेक्टर ये वेक्टर a इज इक्वल टू 2x कैप प्लस 3y कैप। तो एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इस वेक्टर a को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 एक स्केलर है, 5 से मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट क्या आएगा? 10x कैप प्लस 15y कैप लिख सकते हैं? यस सर। लिख सकते हैं? यस सर। ओके, तो अगर मैं इस टेल ऑपरेटर के साथ एक स्केलर एसोसिएट करूं तो कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द रिजल्ट? कैन आई से दिस इज द रिजल्ट? Can I say this should be the result? यस सर। और वैसे भी आप पार्शियल डेरिवेटिव पढ़े होगे, चलो वो भी हटा दो। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो मेरा स्केलर v है उसका x u v w एक्सिस के लॉन्ग वेरिएशन क्या है? तो आप क्या करोगे? पहले जो मेरा स्केलर है v उसको u एक्सिस के लॉन्ग डेरिवेटिव ले लोगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ओनली u कोऑर्डिनेट, और डिटरमाइन करोगे क्या रेट ऑफ चेंज है। फिर v एक्सिस के लॉन्ग इस स्केलर कैपिटल V का रेट ऑफ चेंज निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू ओनली स्मॉल v कोऑर्डिनेट।
और फाइंड आउट करोगे रेट ऑफ चेंज। फिर इसके बाद उसी स्केलर फंक्शन v का w एक्सिस के लॉन्ग रेट ऑफ चेंज निकालोगे बाय टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू w, और तीनों को फिर ऐड कर दो, वेक्टर सम कर दो। समझ में आया? यस सर। सभी को क्लियर हुआ ये चीज? Yes, sir. So that is the gradient or del operator. Okay, so that is the del operator and that is the gradient. इसको हम कहते हैं gradient. H1 H2 H3 फिर से आपको पता है, कार्टेशियन के लिए 1 1 1 होगा, सिलेंड्रिकल के लिए 1 रो 1 होगा और स्फेरिकल के लिए 1 r r sin थीटा। ये H1 H2 H3 की वैल्यूज होंगी एंड दैट इज gradient. Okay, so it will give the rate of change, actually the rate of change of any scalar function with respect to space coordinate. याद रखना, you can take gradient, आप किसी स्केलर फंक्शन का ही ग्रेडियंट ले सकते हैं। ऐसा कभी किसी को मत बोलना ग्रेडियंट ऑफ सम वेक्टर, वेक्टर का ग्रेडियंट नहीं निकालोगे, किसी स्केलर फंक्शन का ही ग्रेडियंट निकलता है। ठीक है? ओके, यस सर। Yes, fine. sir. So if it is okay to all of you, then let's see few identities. The first identity is del dot vector a plus vector b. Actually हम ऐसा लिखें वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर x। तो अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर x, तो कैसे बताओगे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर x? दो मेथड है, या तो पहला आप वेक्टर a और वेक्टर b का वेक्टर सम ले लो, जो आए उसका डाइवर्जेंस ले लो, या फिर आप सीधे सीधे यहीं पर वैल्यू पुट कर दो वेक्टर x की जगह वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, डॉट ऑपरेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। इसका मतलब इट विल बिकम डेल डॉट डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर प्लस डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर b। इसका मतलब डाइवर्जेंस जो है वो आपका एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, मतलब दो वेक्टर का वेक्टर सम लो और उसके बाद डाइवर्जेंस लो, या फिर दोनों वेक्टर का डाइवर्जेंस ले लो, उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसका समीशन कर लो, एंड रिजल्ट विल रिमेन सेम। ठीक है? यस सर। दो वेक्टर है आपके पास, वेक्टर ए वेक्टर बी, पहले तो चाहो आप उनका वेक्टर सम कर दो, रिजल्ट निकल कर आएगा वेक्टर एक्स, और उसका डाइवर्जेंस ले लो डेल डॉट वेक्टर एक्स, या फिर आप चाहो दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी का इंडिविजुअली ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ले लो, डेल डॉट वेक्टर ए और डेल डॉट वेक्टर बी, जो रिजल्ट आता है उनको दोनों को ऐड कर दो, स्केलर सम होगा क्योंकि डाइवर्जेंस स्केलर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का इंडिविजुअली आप क्या कर लो, डाइवर्जेंस ले लो और दोनों का स्केलर सम कर दो, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो वही रिजल्ट आएगा जो डेल डॉट एक्स का। ठीक है? एंड इट दिस प्रोसेस प्रूव्स दैट divergence follow the associative law. Okay, now मैंने अभी आपको एक आइडिया दिया है ग्रेडियंट का, क्यों दिया वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा सेकंड फॉर्मूले में। सेकंड फॉर्मूला क्या करता है, डाइवर्जेंस ऑफ स्केल वर्जन ऑफ एनी वेक्टर। हमारे पास एक वेक्टर ए था, उसे मैंने स्केल कर दिया बाय सम स्केलर फंक्शन v। v कांस्टेंट होगा तो कोई बात ही नहीं है, अगर v कांस्टेंट ना होके कोई स्केलर फंक्शन हुआ, फॉर एग्जांपल कोई पैराबोलिक फंक्शन हुआ, इलिप्टिक फंक्शन हुआ, कोई भी फंक्शन हो गया बट वो वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है। कोई भी फंक्शन जो वेक्टर होती है उसे वेक्टर फंक्शन कहते हैं, कोई भी फंक्शन जो स्केलर होती है उसे स्केलर फंक्शन कहेंगे। ठीक है? क्लियर हुआ? यस सर। वेक्टर फंक्शन फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं एक्स वाई, x इंटू वाई यूनिट वेक्टर ax, तो ये क्या हुआ, ये वेक्टर फंक्शन हुआ क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है यूनिट वेक्टर ax, और जो कोफिशिएंट है अलोंग द यूनिट वेक्टर ax x इंटू वाई वो वेरिएबल है, तो इट्स अ फंक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर वेक्टर फंक्शन। अगर मैं यूनिट वेक्टर ax हटा देता, लिखता x इंटू वाई, इट्स अ फंक्शन बट इट्स अ स्केलर फंक्शन। समझ में आया? यस सर। मतलब किसी फंक्शन में अगर आपने वेक्टर भी एसोसिएट कर दिया देन दैट इट विल बी वेक्टर फंक्शन। सो v क्या है, कैपिटल V सेकंड फॉर्मूला में, इट्स अ वेक्टर, सॉरी इट्स अ स्केलर फंक्शन। अब वेक्टर a
मे भी कोई फंक्शन हो, मे ऑब्वियसली अगर हम डाइवर्जेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो फंक्शन है। हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो मेरा वेक्टर फंक्शन है विच इज वेक्टर ए, और दूसरा स्केलर फंक्शन है विच इज वी। अब मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि वेक्टर फंक्शन को स्केलर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। आप सभी को पता है कि किसी स्केलर को वेक्टर के साथ इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, वहां पर कोई डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता। लाइक 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हो वेक्टर ए के साथ, दैट मीन्स स्केलिंग अप और स्केलिंग डाउन द वेक्टर। सो आपके पास, अच्छा मैं बोलता हूँ फंक्शन, समटाइम्स बुक में आपको मिलेगा फील्ड, वेक्टर फील्ड एंड स्केलर फील्ड, बोथ आर नन ऑफ द बोथ आर एग्जैक्टली सेम। चाहे आप उसको कहो कि स्केलर फील्ड बोलो या स्केलर फंक्शन बोलो, बोथ आर सेम। तो हमारे पास दो फील्ड कहें या फंक्शन कहे हैं, दो हैं। पहला स्केलर फील्ड या स्केलर फंक्शन वेक्टर ए, सॉरी वी, दूसरा है वेक्टर फंक्शन और वेक्टर फील्ड विच इज वेक्टर ए। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, द रिजल्ट इज नथिंग बट वी इंटू वेक्टर ए। अब ये जो रिजल्ट आता है इसका मुझे डाइवर्जेंस लेना है, इसका मुझे डाइवर्जेंस लेना है। सो व्हाट इट विल गिव, इट विल गिव यू scalar function multiplied with divergence of vector A plus vector A dot gradient of scalar function. Is it clear to all of you? यस सर। Yes, sir. क्या होगा आपका स्केलर फंक्शन मल्टीप्लाइड विथ, मैं मल्टीप्लाई क्यों बोल रहा हूं क्योंकि डाइवर्जेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी ही आती है। तो डेल डॉट वेक्टर ए हमेशा एक स्केलर मिलेगा और उस स्केलर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई ही कर सकते हो। तो v मल्टीप्लाइड विथ डाइवर्जेंस ऑफ a प्लस वेक्टर a डॉट ग्रेडियंट ऑफ v। डॉट क्यों बोला, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होगा। क्यों, क्योंकि ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर a इटसेल्फ वेक्टर है, तो दो वेक्टर का मैंने यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लिया। व्हाई नॉट क्रॉस प्रोडक्ट? कभी कंफ्यूज हो सकते हो कि क्रॉस क्यों नहीं लिया या नहीं लिया, वो तो आएगा क्योंकि यहाँ पर हम सर्कुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं। तो कर्ल आने का कोई सवाल, वेक्टर बताते हैं। क्रॉस भी वेक्टर बताता है लेकिन क्रॉस एक्चुअली रोटेशन की बात बोलता है, और यहाँ पर हम स्लोप फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव स्लोप, और स्लोप में रोटेशन का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे फॉर्मूले में इसलिए कर्ल आ ही नहीं सकता। तो नहीं आ सकता तो बचा क्या, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी या तो कर्ल से या तो सॉरी नॉट कर्ल, या तो क्रॉस प्रोडक्ट से एसोसिएट होंगी या फिर डॉट प्रोडक्ट से। ठीक है, और वैसे भी लेफ्ट हैंड साइड अगर देखो डेल डॉट सम वेक्टर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्केलर। राइट साइड में पहला टर्म भी स्केलर है, तो जाहिर सी बात है बचा हुआ भी स्केलर ही होना चाहिए। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Fine. So now the last one is curl. Okay. पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ, फिर नहीं, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बचपन में मैं भी किया हो आप लोगों ने, बारिश के मौसम में वाटर फ्लो होता रहता था। ठीक है, ये तो आम बात है। अभी आप लोगों ने ऐसा कुछ किया है कि जो कोई स्टिक हो, फ्लो ऐसे हो रहा है, स्टिक को ऐसे फेंका हो, कभी ऐसा किया है? किया तो होगा, मतलब सभी करते स्वर्लिंग हैं। टाइप का, कभी कभार मतलब स्वर्लिंग कोई भी टाइप का नॉर्मल बनता है। हल्का सा कोई भी स्टिक या कोई सीट वगैरह कुछ भी हो, ठीक है, बैम्बू की या किसी भी चीज़ की, हल्की जो तैर सके। वाटर इस तरह से फ्लो हो रही है, वाटर फ्लो में ऐसे कभी स्टिक को डाला है या कोई पेपर डाला है तो तैरे? कभी किया है ऐसा आप लोगों ने? यस सर। बाकियों ने नहीं किया? बड़े शरीफ बच्चे थे क्या आप लोग बचपन में? क्या किया है सर? हाँ तो बताओ, इसमें शराफत की क्या बात है? सभी ने किया और मैंने भी किया है ये सब हरकतें। ठीक है, वाटर फ्लो हो रहा है, आपने कोई एक लाइट वेट की स्टिक ऐसे रैंडमली चलो पटक दिया, 90 डिग्री पे पटकाया ऐसे, मतलब वो फ्लो के साथ, फ्लो से अलाइन नहीं है। स्टिक ऐसे कही है, फ्लो इस तरफ हो रही है और स्टिक ऐसे है, अब थोड़ा टिल्टेड हो जैसे भी हो। कभी ध्यान दिया है स्टिक बहती भी है फ्लो के साथ और धीरे धीरे थोड़ा रोटेट होती है? यस सर। हाँ सर। अभी नोटिस किया, अगर आपने स्टिक ऐसे फ्लो के अलॉन्ग ना पटक के कैसे भी गिरा दिया तो स्टिक ऐसा नहीं था कि खाली सीधे से जैसे आपने गिराया उसी पोजीशन में बढ़ती जाएगी, नहीं, वो धीरे 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 थोड़ा सा रोटेट होके अपने आप को फ्लो के साथ अलाइन करने की कोशिश करती है।
यस सर। ऐसा क्यों होता है, कुछ पता है? मतलब सर बचपन में एक तरफ का फ्लो ज़्यादा रहता होगा, एक तरफ का फ्लो ज़्यादा रहता है, एक तरफ का फ्लो कम रहता है, तो ओके, वो काफी हद उस तक वेक्टर हाँ, या काफी हद तक सही हो। और किसी के पास कोई है आंसर? ओके, या तो सर कह सकते हैं रिलेटिवली एक तरफ की कम रहती है वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी एक साइड पे रहती है, तो उस यस लाइन पे अलाइन हो यस जाता है। यस। अमृता, आप भी कुछ बोल रहे थे क्या? सर मतलब ऐसे बोट तैराई है तो उसमें परपेंडिकुलर मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा लगता है, अगर ऐसे ही हो गया तो शायद वो अलाइन कर लेती होगी, कम ओके, रेजिस्टेंस या लगेगा। द थिंग इज दैट व्हाट प्रीतेश लास्ट में आपने जो बोला है दैट इज द एग्जैक्ट वन। एक्चुअली में जब फ्लो होता है ना, फ्लो के सेंटर में वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है और फ्लो से साइड में जैसे तैसे दूर होते जाओगे वेलोसिटी कम होती जाती है फ्लो की। ठीक है, फ्लो की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा सेंटर में होती है और सेंटर से जैसे कॉर्नर में जाओगे आइदर साइड वेलोसिटी कम होती जाती है। तो बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी वेरिएशन रोटेट होता है, मैं आपको अलाइन करने की कोशिश करता है। तो ये जो एक बात बताओ, वाटर तो सीधे फ्लो हो रही थी, बस उस पर एक ही चीज़ था, क्या? वेलोसिटी वेरिएशन अराउंड द क्रॉस सेक्शन। वाटर फ्लो के क्रॉस सेक्शन में जब हम मूव करते हैं तो वेलोसिटी का वेरिएशन मिलता है आइदर साइड। बिकॉज ऑफ दैट वेलोसिटी वेरिएशन, जो आपने स्टिक या जो भी सीख वगैरह कुछ भी कहो, उसको जो फेंका था परपेंडिकुलर लगभग, उसमें रिवॉल्विंग टेंडेंसी आई कि नहीं आई? रोटेट बिल्कुल। होने की आई टेंडेंसी, रोटेट होने की। यस सर। So that tendency is nothing but the curl. प्रॉपरली देखो तो वाटर फ्लो डायरेक्शनल था, वेक्टर था, लेकिन उसमें रोटेशनल टेंडेंसी भी है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कर्ल, दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल। अगर मैं ऐसे सीधे बोल लूँ कि इट्स गिव द एक्सियल रोटेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सियल रोटेशन? बट आप लोगों ने किया है ये चीज, चेक किया होगा, तो वही मैं कह रहा हूँ, वाटर तो फ्लो पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रही है, लेकिन अब वाटर फ्लो तो डायरेक्शनल है, इसका मतलब कोई वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, लेकिन उस वेलोसिटी वेक्टर की वजह से ये जो फ्लो है उसमें रोटेशनल की टेंडेंसी आ गई, एंड दैट रोटेशनल टेंडेंसी इज बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी वेरिएशन थ्रूआउट द क्रॉस सेक्शन. So that can be mathematically formulated with the help of curl. Curl means tendency to rotate or tendency to revolve. That is called as curl. Okay, so curl of any vector is an axial, which is nothing but rotational. Axial vector, ये एक rotational vector होगा जिसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम सर्कुलेशन, मतलब अलग अलग पॉइंट पे रोटेट होने की जो एक्स्ट्रा समझ लो स्पीड, मतलब कितना तेजी से रोटेट हो सकता है, तो जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट विल बी गिवन बाय कर्व. तो इट्स अ एक्सियल और रोटेशनल वेक्टर. जाहिर सी बात है ये दोनों चीजें बताती है, कितनी तेजी से और किस डायरेक्शन में रोटेशन, दोनों ही चीजें देती है. दैट इज व्हाई इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. सो इट्स एन एक्सियल और रोटेशनल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो ये बताएगा कि सबसे तेज स्पीड से इसमें सर्कुलेशन होगा यहाँ पर, और इसके साथ ही साथ डायरेक्शन भी बताएगा पर यूनिट एरिया. ठीक है, पर यूनिट एरिया एज द एरिया टेंड्स टू जीरो. डाइवर्जेंस में मैंने वॉल्यूम था, वॉल्यूम टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर एरिया टेंड्स टू जीरो. वाटर फ्लो हो रहा है, मैंने क्रॉस सेक्शन लिया, उस क्रॉस सेक्शन में अलग अलग पॉइंट पे मैंने चेक किया कि किस पॉइंट पे स्टिक अगर सेंटर होगी तो तेजी से रोटेट होगी. ओके, तो उसके लिए मैंने क्या किया, उस पॉइंट के अराउंड एक सर्टेन क्रॉस सेक्शन एज्यूम किया, और क्रॉस सेक्शन के एरिया को जैसे ही जीरो किया, क्रॉस सेक्शन उस पॉइंट पे कोलैप्स हो गया. कुछ आइडिया लगा? यस सर। सभी को कुछ आइडिया लगा उस वाटर फ्लो से? वाटर फ्लो के क्रॉस सेक्शन में आपने थोड़े छोटे छोटे एरिया लिए और हर एरिया में स्टिक को रखोगे और चेक करोगे कि किस एरिया में तेजी से रोटेट हो सकता है, किस पॉइंट पे. जिस पॉइंट पे तेजी से रोटेट हो सकता है, एरिया को कोलैप्स कर दो उस पॉइंट पे. दैट विल गिव यू द मैक्सिमम सर्कुलेशन, मैक्सिमम टेंडेंसी टू रोटेट. क्लियर हुआ ये चीज? ओके, सो कर्ल ऑफ वेक्टर ए इज नथिंग बट, वैसे मैंने बताया था कि मैक्सिमम सर्कुलेशन मतलब हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट से होता है. सो इट्स लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू जीरो. क्यों डेल्टा एस? क्योंकि उसको क्रॉस सेक्शन को आप कोलैप्स करके एक पॉइंट बनाओगे. दैट इज व्हाई यू हैव टू टेक लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू जीरो. डाइवर्जेंस में हमने क्या किया था, वॉल्यूम को कोलैप्स करके पॉइंट में कन्वर्ट किया था. कर्ल हमें क्रॉस सेक्शन देखना होता है, इसलिए हमने एरिया कंसीडर किया और एरिया को कोलैप्स कर देंगे एज अ पॉइंट, and that is why we are going to take limit delta s tends to 0, and then closed line integral vector a dot vector dl, मतलब एक
सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लो, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के सरकमफ्रेंस के अलॉन्ग हर एक पॉइंट पे आप A.dl कैलकुलेट करो और सबको ऐड कर दो, तो वो टोटल एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में टोटल सर्कुलेशन निकल कर आएगा, डिवाइडेड बाय डेल्टा एस पर यूनिट एरिया। इज इट क्लियर? यस सर। किसी को कोई डाउट है? सर ये जो आपने बताया था कि कोई भी स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो उसमें वेलोसिटी वेरी करती है हाँ, इधर-उधर। सर तो मतलब ये कोई थ्योरम है क्या? मतलब कांस्टेंट क्यों नहीं है? कांस्टेंट नहीं होता बेटा, एक्चुअल में होता क्या है, आप मुझे भी थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा फिजिक्स, एग्जैक्टली मुझे भी इतना माइंड में नहीं है, लेकिन प्रेशर डिफरेंस की वजह से आप थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दे सकते हैं। हम पास्कल लॉ पढ़ा है आप लोगों ने, फॉर्मूला, मैं तो 2004 में पढ़ा था, लेकिन कुछ पास्कल लॉ पढ़ा है आप लोगों ने, यस सर, पास्कल और प्रेशर और इन सब चीज़ों का कोरिलेशन होता है। एक्चुअल में देखो बेटा, स्ट्रीम लाइन फ्लो प्रॉपर कोई चीज़ नहीं, होता क्या है कि सेंटर में जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पर आपका क्या हो, सेंटर में प्रेशर जहाँ पर कम होगा वहाँ पर स्पीड बढ़ जाती है, और जहाँ पर प्रेशर कम होगा वहाँ पर स्पीड बढ़ेगी, और जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पर स्पीड कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, कभी आप लोगों ने रेलवे स्टेशन पे ये फेस किया, ट्रेन स्पीड में जाती है तो पूरा डस्ट ट्रेन की तरफ उड़ने लगता है। यस सर, वो बर्नौलीज प्रिंसिपल तो पता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ा है, तो किस वजह से होता है? तो प्रेशर डिफरेंस है। एक्चुअल में क्यों पार्टिकल्स फ्लो कर रहे थे उस तरफ, वेलोसिटी उस तरफ क्यों बढ़ रही थी? वहाँ से पार्टिकल ज्यादा स्पीड से प्रेशर डिफरेंस बोलते ना, अगर हवा मतलब काफी जब आंधी आती है, टी शर्ट के ऊपर से टी शर्ट उड़ के हो जाता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, वेलोसिटी अपसाइड आती है, ठीक है। सो इसी तरह से वहाँ पर भी होता है, अब मुझे इतना एग्जैक्टली रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है। सर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आउटर सरफेस पे रेजिस्टेंस ज्यादा रहता होगा, इसलिए वो आगे एग्जैक्टली मैं अभी प्रॉपर कमेंट इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि दैट थिंग इज ऑलरेडी वोमिटेड फ्रॉम माई माइंड। 2004 की चीज़ अभी मुझे इतनी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मैं सर्च करूंगा, आपको नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ के बारे में जरूर बताऊंगा मैं। ओके सर। सो बट इतना भी माइंड में रखो कि सेंटर में स्पीड ज़्यादा होती है और साइड में स्पीड आपकी कम होती है, दैट इज द फैक्ट। अगर आप रिवर में भी देखोगे, किनारों पे क्यों बोलते हैं कि बीच में मत जाना, डूब जाओगे, गहरा तो होता ही है, लेकिन वहाँ पर वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू। चलो ठीक है, मैं आपको ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक होता है फैक्ट, अगर आप किनारे पे खड़े रहोगे तो आप स्टैंड स्टिल रह सकते हो, जैसे जैसे आप थोड़ा बीच में जाओगे ना, स्टैंड स्टिल रहना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हाँ सर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है और रिवर्स जो बैंक साइड है वहाँ पर वेलोसिटी कम होती है, बट मैं रीज़न आपको दूंगा नेक्स्ट क्लास में। सर ऐसा कह सकते हैं कि सर हाँ? जैसे जैसे मूव, सर ऐसा कह सकते हैं सर जैसे जैसे मूव करते जाते हैं, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अपने आसपास का बढ़ता जाता है तो उस हिसाब से अपनी वेलोसिटी कम होती जाती है, जिससे वो कांस्टेंट ही हमेशा बिहेव करती है। नहीं, क्रॉस सेक्शन तो बेटा देखो आप नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं अपना जैसे बताऊँ, मैं खड़ा हूँ, मेरा फीट का जितना क्रॉस सेक्शन है वो थ्रू आउट पूरे रिवर में उतना ही बना रहेगा अगर मैं सीधा खड़े रहने की कोशिश करता हूँ। बट होता क्या है कि हम अपनी बॉडी को स्टिल रख सकते हैं बैंक के आसपास किनारे पर, लेकिन जैसे जैसे हम बीच में जाएंगे हमें अपनी बॉडी को फिक्स रख पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। हमें फील होगा कि हमें फोर्स लग रहा है अलॉन्ग द रिवर साइड मोशन। सर इसका मेन रीजन ये है कि जो रिवर रहती है एक लेयर वाइज में, जैसे हम विस्कोसिटी की बात करते हैं तो उसकी नीचे वाली लेयर उसको रेजिस्ट करती है। दैट इज द विस्कोसिटी का जो आपका वो होता है ना लॉजिक, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप करती है, मल्टीपल लेयर्स में उसको तोड़ते हैं और पार्टिकल्स का मोशन। एक्चुअली मैं भूल चुका हूँ फिजिक्स काफ़ी हद तक, लेकिन मैं आपको बेटा बताऊंगा नेक्स्ट लैब में, ठीक है। मैं बस यहाँ पे कोरिलेट कर रहा था कि आपको ये आइडिया लग जाए कि कर्ल का मतलब क्या है, कि हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं बस, ठीक है। ओके सो आपकी मैं कल क्लास नहीं लूँगा क्योंकि मुझे वैक्सीनेशन की रिगार्डिंग डिस्कस करना है डॉक्टर से और वैक्सीनेशन लेना है, सो दैट इज़ व्हाई आई हैव टेकन